क्या है, तो आपका क्या विचार है इन कुल मिला के इन बातों के अंदर? देखो, पहला तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। सर सच बताना सर। मुझे मतलब कभी कभी गिल्ट भी होता है कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। ये हमारे मित्र हैं और मैं इसीलिए इनको लेकर के आया था कि काफ़ी कम उम्र है इनकी और अभी अध्यापक है, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर एक बार जो अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दो लाइन आप बता दीजिए उनको। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एप्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ धीरज वैष्णव। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, मेरे एक ऐसे मित्र से मिलाने वाला हूँ जिनकी उम्र मात्र 21 साल है और वो किस प्रकार से पहले ही अटेम्प्ट के अंदर अध्यापक बने हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे मित्र सुनील जी से। तो सुनील जी एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील सगेतला है। मैं सोनगर का निवासी हूँ। सोनगर बस्सी के अंदर चित्तौड़ जिले में पड़ता है। जी आप जो भी कहे बच्चों को बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, इनको सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि आपने जब ये तैयारी करी थी तो आपको वाकई इसमें कितना टाइम लगा? देखो, सबसे पहले तो मैं जब ट्वेल्थ पास आउट हुआ था उस समय 2017 में मैं 12th पास की मैंने। उसके बाद मैंने एसएससी की तैयारी करने की 9-10 महीने। उसके बाद मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया। फिर उसमें मेरे 94 नंबर थे। 94 क्वेश्चन थे 150 में से मतलब जी। तो मुझे एक बार में मुझे पता चल गया कि मतलब अपन एसएससी के लायक नहीं है। तो सर आपका कहने का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं खुद को पहचानना चाहिए। हाँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग गया कि मैं एसएससी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज अभी आप एक अध्यापक हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो डिसीजन इसमें भी काम आया है। अदरवाइज़ हो सकता है अब आप खुद को नहीं पहचानते और लगातार अगर एसएससी की तैयारी ही करते तो हो सकता है शायद उसमें भी ना होते और ना अध्यापक बन पाते। तो ये बच्चों को किस तरीके से समझना चाहिए कि खुद को कैसे समझे? मतलब लगातार बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को देख करके तैयारी करते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब कैसे खुद को पहचानना चाहिए? आजकल क्या है कि एक ट्रेंड सा चल गया है कि मतलब हर कोई कुछ नहीं करता है तो चलो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पहले उनको अपने आप को पहचानना चाहिए कि वो किसके लिए बने हैं, क्या है, फिर उन्होंने जो सही लगे वो करना चाहिए। बाकी हर किसी को देखकर ऐसे तैयारी नहीं करनी चाहिए कंपटीशन की। जी, तो आप ये बताइए हमें कि जब आप अध्यापक बने थे तो आपकी एज कितनी थी उस टाइम पे? कितनी उम्र थी? 21 साल। मात्र 21 साल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर ने 18 वर्ष की उम्र के अंदर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया था और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। और ये अध्यापक का एग्ज़ाम पहली बार ही दिया इन्होंने और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही इन्होंने क्लियर किया है। और इससे पहले इन्होंने देने की कोशिश करी थी, इनसे मेरी वार्तालाप हुई थी तो ये बोल रहे थे कि मैं एलिजिबल नहीं था उसके अंदर। तो सर ये आप मतलब एक तरह से आप जब तैयारी करते हैं तो आप जैसे 2 एग्ज़ाम दिए आपने और दोनों में आप सफल हुए थे, तो एक मतलब इस तैयारी के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारी बाधाएं आती है, तो उसको आप किस प्रकार से हैंडल करते थे? देखो, बाधाएं तो सबसे पहले तो मतलब हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हमें पढ़ना, ऐसे एज होती है जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो शुरू में मेरे भी जब मैं पास हुआ था 12th तो मैंने एसएससी की तैयारी करी, फिर कुछ दिन रेलवे की करी, फिर पता नहीं कुछ राजस्थान जी के पढ़ता था। ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना क्या, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। राजस्थान पुलिस में हुआ, फिर उसमें मैंने अच्छी स्पेशल तैयारी नहीं करी थी, पर मेरी साइंस थोड़ी अच्छी थी और उसमें हर पार्ट में सिलेक्शन होना, पास होना अनिवार्य था। तो उस वजह से राजस्थान पुलिस में हो गया। फिर मेरी हाइट कम थी, उस वजह से मुझे बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, हाइट का भी इशू आया था उस टाइम पे? हाँ। तो मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन रुका है कहीं ना कहीं हाइट की वजह से रुका है। हाँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सर ने किस प्रकार से तैयारी करी है। इन्होंने कहने का मतलब है कि एक डेडिकेशन होना चाहिए। और सर से मेरी जब वार्तालाप हुई तो कुछ मैंने इनके फ्रेंड्स के बारे में भी जाना था। तो सर एक बार आप मुझे बताएं कि अगर हम तैयारी करते हैं तो किस तरीके के हमारे रूममेट्स हो या हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए? आपके कौन से फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनसे आपको लगता है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, या इस तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए? देखो, किसी महान आदमी ने कहा था कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। मैं मानता हूँ कि ये जो बात है मेरी लाइफ में बहुत परफेक्ट इम्पैक्ट करती है। मेरे दोस्त लोग सभी अच्छे थे, मतलब शिक्षा की दृष्टिकोण से। मतलब मैं जब उनके बाहर, मतलब ज़्यादातर दोस्त थे मेरे 50% से ज़्यादा, जब वहीं कहीं चाय वाय पर बैठते थे तो वो ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती थे। तो यही एक कारण रहा है कि मैं कम एज में जॉब लग पाया हूँ। मुझे इससे पता चलता है कि मुझे क्या करना है, क्या गलतियाँ की जो उन्होंने की, क्या है जो मुझे नहीं करनी है, और उन्होंने क्या क्या किया और मेरे को उनसे क्या सीखना चाहिए, और क्या उन्होंने गलतियाँ की जो उस पर वो मेरे को नहीं दोहरानी है।
तो कहीं ना कहीं मतलब जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे आपके जो भी फ्रेंड्स थे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे मोटिवेट करते थे कि हमने ये किया है, तुझे नहीं करना चाहिए, या फिर आप उन्हें जा करके पूछते थे? तो कैसा क्या रहता था? क्योंकि गलतियाँ देखो सभी से होती है, क्योंकि आपका भी पहला अटैम्प्ट है तो आपको भी नहीं पता था सही से कि एग्जैक्ट रास्ता क्या होता है। तो मतलब उन्होंने किस प्रकार से आपको गाइड किया? क्या आप पूरे तैयारी के दौरान उनके कांटेक्ट में रहे थे? हाँ, हम 6-7 दोस्त साथी थे, और भी बहुत से थे, पर 6 ऐसे थे जो हम लोग रोज़ मिलते थे। हमारे बीच में वार्ताएं होती थी, क्या क्या समस्याएं, किसी की समस्या है तो ज़्यादातर समस्या हम सभी मिलकर सोल्व कर लेते थे। ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होती तो भी संभाल लेते, उसको बता देते। इस सिचुएशन में थे कि क्या मिस्टेक है, इसमें क्या गलती है, ये भी ढूंढ लेते थे। उतनी तैयारी कर चुके थे हम लोग। जी, तो अब आप मुझे बताइए कि बच्चे एक्चुअल में मैं देखता हूँ बहुत सारी बार कि मुझे भी कमेंट आते हैं, और बहुत सारे जो टीचर होते पढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं लाइव के अंदर कमेंट आते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये कौन सा इशू है? आपको क्या लगता है कि घंटे पे बात होनी चाहिए पढ़ाई की, या हमें पर्टिकुलर नियमित, या ऐसे ही क्या, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं नहीं सोचता कि किसी पर्टिकुलर घंटे फिक्स कर देने चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब 17 घंटे पढ़ने चाहिए, 18 पढ़ने चाहिए थे। मैं सोचता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान के लिए 17-18 घंटा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर वो फिर भी कोई पढ़ता है तो मतलब सब चीज़ें वो पढ़ पाए, ये ज़रूरी नहीं है। हम जनरली 12 घंटा तक पढ़ सकते हैं, 10 से 12 घंटे मतलब इजीली आप फ्रेश माइंड से पढ़ सकते हैं। हमें ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारा माइंड पूरी तरह से मतलब फोकस उस पर रहे पढ़ाई के प्रति। पर हमेशा हम किताबों से पढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। हम 10-12 घंटे ज़रूर किताबों से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अदर जो हमारे जो गोल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे हम पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब से कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ही। तो सर इसमें एक भी इशू आता है सर कि जैसे यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पढ़ें या कोचिंग करें, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग करना सही है या फिर सेल्फ स्टडी करना सही है? यूट्यूब से पढ़ना सही है या सेल्फ स्टडी, या अगर सबको मैनेज करना है तो कैसे क्या करें? आपका क्या विचार इस बारे में? देखो, कोचिंग तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए। कोचिंग से हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। कोचिंग में जो चीज़ें छूट जाती है, कुछ चीज़ें पढ़ा देते हैं टीचर, कुछ ऐसी होती है जो अपने खुद से पढ़नी पड़ती है। तो एक बार कोचिंग कर ले तो हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। जो बाकी हम सेल्फ से करेंगे सब तो हमसे कवर नहीं हो पाएगा। हमें पता ही नहीं चलता है क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ है, समझ में नहीं आती। इसलिए कोचिंग तो इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। तो अगला सवाल हमारा सुनील जी से है कि सुनील जी आप ये बताइए कि थोड़ा ये नोट्स और बुक्स का भी इशू रहता है। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे मित्र हैं जो पूरे रूम को कहीं ना कहीं बुक से भरा रखते हैं, और कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो उनका सिर्फ एक ताक होती है वही भरी हुई रहती है, फिर भी वो कहीं की सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये नोट्स और बुक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? और अगर पढ़ना चाहिए तो नोट्स है या बुक से प्रिपरेशन करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों को, सभी को? देखो, सब बच्चों की अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है। कुछ बच्चे नोट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ साथी होते हैं जो बुक्स में अच्छे पढ़ सकते हैं। तो मैं तो नोट्स से ही ज़्यादा पढ़ता था और बुक्स भी साथ में रखता था। तो जो चीज़ें मुझे लगती है कि ये एक्स्ट्रा है जो हमारे पास नहीं है, तो मैं उनको मतलब नोट्स के ऊपर और नीचे जहाँ भी खाली जगह दिखती थी मैं उनको वहाँ उतार देता था। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर 3-4 जगह से आपने पढ़ा है तो उन चीज़ों को सभी को निचोड़ को एक साथ रखें। हाँ, ताकि जब भी, और अगर आपने मान लीजिए कि नोट से पढ़ाई करिए, तो सर आप ये बताएं कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। जैसे मान लो उनकी तैयारी को लेकर के कि वो खुद पे भरोसा भी नहीं कर पाते कि मेरा एग्ज़ाम सही जाएगा नहीं जाएगा। तो लास्ट का जो समय रहता है, लास्ट का दौर, जैसे 1 महीना बचा हुआ मान लो, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है, तो ये जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपने आप को किस प्रकार से पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को किस प्रकार से पॉजिटिव रखें? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं बच्चे, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मतलब अपने को पढ़ाई तो करनी है, अच्छी सी पढ़ाई करनी है। इसमें कोई बिना नॉलेज के आप सिलेक्शन ले सकते हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब देखो क्या है, जैसे अभी मैं रेट की बात करूँ तो 21,000 की वैकेंसी है फर्स्ट लेवल में। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि 60,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी योग्यता होगी कि वो, कम से कम बता रहा हूँ मैं, जो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। वो बाकी के बच्चे हुए 39,000 जो वो क्या गलतियाँ करेंगे वो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे हमें क्या है कि मतलब पता होना चाहिए कि हम क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, हमारा माइंड किस प्रकार काम करता है, एग्ज़ाम हॉल में किस तरह काम करता है और यहाँ क्या कैसे काम करता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने माइंड को मतलब एग्जामिनर कंट्रोल ना कर सके, अपन को माइंड को इस प्रकार से मतलब प्रिपेयर करें कि हम अपन के कंट्रोल में हो।
जी बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा इशू है जो मैं देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, वो वार्तालाप करना ही नहीं चाहते इस टॉपिक पर, लेकिन ये कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा है और सोशल मीडिया वाली दुनिया है। तो सबसे पहला मुद्दा है सर ये इसमें कि जैसे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला इशू ज़्यादा चलता है, तो कहीं न कहीं अगर प्रिपरेशन के दौरान सर अगर ये चीज़ें अगर आती है हमारे पास, हमारे माइंड में अगर ये चीज़ें चलती है, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? और अगर कोई मान लो अगर इस फील्ड में है भी है तो कैसे मेंटेन रखे या किस प्रकार से क्या है? तो आपका क्या विचार है इन कुल मिला के इन बातों के अंदर? देखो, पहला तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। सर सच बताना सर। मुझे मतलब कभी कभी गिल्ट भी होता है कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। ये लो सर भी आशिक तो है, चलो। शायरी मेरा तो शौक सर है। नहीं हुई थी, लेकिन अभी तो जॉब लग चुके हैं, तो अब तो सर वैसे अब तो सगाई वगैरह या कुछ कोई तो पसंद होगा ना अब तो, क्योंकि अब तो सर सैलरी भी तो आती है पर मंथ। हाँ, अब सगाई वगैरह हो गई है। बाकी उस टाइम मुझे कभी किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे भी किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो वो जो हम पढ़ते हैं उसके बाद हम बोर होते हैं, जिसमें जैसे हर आदमी कुछ 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद बोर हो जाता है। तो जो बोर होता है उस टाइम में वो उनसे बातचीत कर सकता है थोड़ा बहुत, तो इससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो सर ये मुद्दा इतना आसान नहीं है वैसे, क्योंकि फैमिली इशू भी रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगला वाला आप चाहो उस टाइम पे भी बात करे। क्या पता उसकी डिमांड ऐसी हो कि आपका पढ़ने का मूड हो, अगर वो बात करे तो सर मतलब क्या है, आपको क्या लगता है? अगर अगला कोई पर्सन हो तो फिर तो उसका बिहेवियर अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं, कि अपना माइंडसेट जैसा है वैसे ही होना चाहिए, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमारी तो पढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही बनता है ना। हाँ, पर इसमें तो अब दोनों को समझदार होते हैं, दोनों समझदार हो तो ठीक हो, बाकी तो ऐसे ही दिक्कतें होंगी फिर। तो सर का कहने का मतलब है कि कुल मिला के लेवल एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगले वाला 24 घंटे फ्री है तो जब चाहे कॉल कर रहा है या इस प्रकार से। तो ये तो रही देखिए जो बात है, एक मजाक वाली बात भी ले सकते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सीरियस मुद्दा है। डिजिटल लाइफ है, डिजिटल दुनिया है, तो ये सारी चीज़ें तो होनी, ठीक है ना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक है। और सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे मेरे क्या है कि मैं मतलब मैक्सिमम 2 घंटे में बोर हो जाता हूँ, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ। 2 घंटे पढ़ लेता हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि मेरा सर फटने वाला है अब। तो फिर क्या, मैं फ्रेश होने के लिए कुछ या तो मेरे कुछ फ्रेंड होते हैं उनसे बात कर लेता हूँ 2-5 मिनट के लिए, या मुझे शायरी का शौकीन है तो मैं शायरी सुन लेता हूँ। तो सर सुन ही लेते हैं तो सुना भी तो सकते हैं, मतलब एक आध कोई ऐसी जो आपको लगता है कि मुझे आती है और मैं सुना सकता हूँ, तो सर एक बार कोई भी एक जो आपको लगता है। एक जॉन एलिया की गज़ल शायरी है, वो आपने सुनी होगी, तुम जब आओगी। जॉन एलिया के अंदाज में सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं। वाह। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है, इस रम्ज़ का मारा हुआ जहन इसरते अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तो अब सर आपकी शायरी से हमें लग रहा है कि आपको मोहब्बत थी वो किताबों से थी एक्चुअल में, और कहीं ना कहीं ये मोहब्बत ही थी जो आपको इतना कम उम्र के अंदर आपको सफल बनाया है। मात्र 21 साल के अंदर पहले अटैम्प्ट के अंदर इन्होंने जॉब ये निकाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सफ़र के अंदर हम देखते हैं कि 30, 32, 35 साल तक के जो एस्पिरेंट है वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में ही लगे हुए रहते हैं। तो इनका पहला अटैम्प्ट था। और सर एक बार मुझे एक लास्ट अपना क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज़ होती है, तो क्या हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए? अगर देते हैं, अगर गलतियाँ रहती तो किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, इस चीज़ का मुझे आप जवाब दीजिए। देखो, मैंने एक बार बताया था कि मतलब कुछ जैसे 60,000 स्टूडेंट, मैंने 60,000 की स्टूडेंट की बात की थी जो सिलेक्शन ले सकते हैं इस मतलब आने वाले डेट में, और वो कौन 39,000 नहीं लेंगे, जिनका नहीं होगा। और वो यही गलती है, या तो इनका माइंड एग्ज़ाम हॉल में सही नहीं होगा, फिजिकली या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, या क्या है, उन्होंने नॉलेज तो होगा पर उन्हें ये नहीं पता होगा एग्जामिनर अपने को जो नॉलेज है उसे किस प्रकार से मतलब पूछ रहा है। जैसे टेस्ट सीरीज देने से हमें पता चलता है कि हमें क्या आता है, जो चीज़ें हमें आती है उनको एग्जामिनर किस हिसाब से पूछता है और हमें वहाँ कैसे क्या आंसर देना होता है। टेस्ट सीरीज़ को मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ मेरी लाइफ में। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि कैसे मैं अपनी गलतियाँ कम से कम करूँ या सुधार सकूँ उनमें। हर आदमी गलतियाँ करता है, मैंने भी गलतियाँ की, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। नीट में मेरे 138 नंबर थे, फिर भी मैंने कुछ गलतियाँ की
जो नहीं होनी चाहिए थी। 150 में से 138। हाँ। सर और क्या लोगे सर इससे ज़्यादा? नहीं फिर भी मतलब गलतियाँ होगी, मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं उनकी गलतियाँ जैसे माप नहीं होती। जैसे मेरे कुछ साथी है उनके भी अच्छे नंबर थे, उन्होंने भी कुछ गलतियाँ की जो माप नहीं हुई, पर मेरी नंबर ज़्यादा थे इसलिए कुछ गलतियाँ माफ़ हो गई। बाकी हमें टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि एक तो पेपर का लेवल कितना है, हमें कौन से पेपर किस हिसाब से अटेंड करना है, कितने टाइम में अटेंड करना है, कौन सी गलतियाँ जो हम लगातार कर रहे हैं जो हमें अगले वाले पेपर में नहीं करनी है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। मतलब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ही है कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर दें, उससे हमें पता चलेगा हमें क्या पेपर का लेवल कितना है, कहाँ से मेरिट कहाँ से जाएगी, हम जो चीज़ें हमें आती है वो एग्जामिनर किस हिसाब से पूछता है, कैसे क्या आंसर दें उनके, क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं उनको सुधार करें। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सुनील जी ने जो बताया है कि कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रिपरेशन के समय। तो आप अगर अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा भी यही मानना है कि आप कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट जरूर देते रहे। इससे खुद के बारे में हमें एनालिसिस होता है कि हम कितने गहरे पानी के अंदर हैं, कौन से वाले सब्जेक्ट के अंदर कौन सा फील्ड हमारा कमज़ोर है, उस पर हमें ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और सर एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, और ये अगर कोई बार बार असफल होता है तो क्या उसे हम किस प्रकार से वो मोटिवेट रख के तैयारी करें, आपको क्या लगता है? और ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला सफ़र है इसमें कितने साल कम से कम लगते हैं? देखो पहली बात तो मैं वापस पिछले वाले क्वेश्चन पर आता हूँ, टेस्ट सीरीज़ की बात जी। मतलब हमें टेस्ट देना है तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे जैसे पर्सनली बात करूँ तो मेरा एक रूममेट था, हर बार मेरे लगभग मतलब उससे कम नंबर आते थे, तो मेरे को एक दिन भी ऐसे डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं। बस मैंने यही इसी चीज़ पर फोकस किया कि मतलब मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और साथ में वो भी क्या गलतियाँ कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है जो उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मेरे कम आ रहे हैं। मैंने को इसको डिमोटिवेट नहीं हुआ, मेरे दिमाग में ऐसे भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं आया कि मतलब मेरे कम नंबर आ रहे हैं और मेरे साथी के, मेरे कंपटीशन उससे नहीं है, मेरे राजस्थान और पूरे राजस्थान के छात्रों से है। तो क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ जो मेरे कम नंबर आ रहे हैं और क्या गलतियाँ वो नहीं कर रहा है, और उसके अलावा भी कुछ गलतियाँ वो कर रहा है जो मुझे नहीं करनी है और उससे भी नहीं करनी है। तो सर का कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं रूममेट है उनसे हमारा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। रूममेट्स से लेकर के नहीं, हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका लेवल देख करके हमें तैयारी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर इसके बारे में जब असफल होते हैं लगातार तो उसके बारे में क्या विचार है आपका, कि मतलब किस प्रकार से आगे खुद को या तो मोटिवेट रखे, और क्या लगता है कि कितने साल तक तैयारी करनी चाहिए ऐसे लगातार अगर बार बार असफल हो रहा है तो? देखो मेरे हिसाब से वर्तमान समय में कम से कम किसी को भी जॉब लगने के लिए 3 से 4 साल मानता हूँ मैं। अगर वो उसका एवरेज IQ मतलब एवरेज है उसका IQ तो उसको 3 से 4 साल लगेंगे। किसी का IQ ज़्यादा है तो उसको कम भी लग सकता है। बाकी 3-4 साल में क्या है, हमें को शुरू को 2 साल तो पता ही नहीं चलेगा हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। और आज की सिचुएशन ऐसी है कि क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। मेरिट कभी मतलब आपका कहने का मतलब स्मार्ट स्टडी कहीं ना कहीं मैटर करती है इसके अंदर। हाँ, साबिन हसन एक बात कहते हैं, सबसे यंगेस्ट IPS है हमारे भारत के। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि एक किताब पढ़ने से बेटर है 10 किताबें पढ़ने से बेटर है एक किताब को 10 बार पढ़ लो। 10 बार पढ़ा जाए। बिल्कुल। मैंने भी यही ज़्यादातर अप्लाई किया। मैंने मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनमें से सबसे कम चीज़ें मैंने पढ़ी, पर उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ी। सबसे कम चीज़ें पढ़ी मेरे को, मतलब सबसे कम किताबें, ये कह सकता हूँ कि मैंने सबसे कम किताबें पढ़ी। हालांकि मुझे नॉलेज कम है ये नहीं कहता मैं, पर मतलब सबसे कम जो सिलेबस की जो बिल्कुल सिलेबस का एग्जैक्ट सिलेबस है उसी को ही पढ़ा है और उसको समझा है कि क्या है क्या नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो आजकल दे देते हैं हर कुछ भी उठाकर, वो नहीं देते। तो मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि सर ने जो हमें कहा है किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी को अप्रोच करना है हमें, ना कि बहुत सारी अलग अलग किताबें ला करके। अपना एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है अंदर, तो उनका किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा जाए? देखो प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में आती है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ है और बाकी के साथ नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। हमें क्या है, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जो हमारा गोल है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मेरे अपने कुछ दोस्तों की एग्जांपल दूं तो मेरा एक दोस्त है जो 10th फेल है और उसमें उसे एक टाइम था जिसमें जब उसे बेसिक गणित भी नहीं आती थी, जैसे जोड़बाजी गुणा भाग। जी बिल्कुल। तो वो आज टीचर है, आपका फ्रेंड है और अभी आपके साथ ही टीचर है, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर वो ये सोचता है कि मतलब मेरे को तो कुछ नहीं आता है और तो ये नहीं होता, उसने अपने प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। एक और साथी थी मेरी जी, जिसकी जब वो उसकी कंडीशन इतनी थी कि जब वो स्कूल जाती थी
तो उसके मतलब गले में डालने के लिए चुन्नी नहीं थी। जी बिल्कुल। तो वो क्या करती कि अपने दादाजी होते हैं उनके पगड़ी की चुन्नी फाड़ कर उनको चुन्नी के रूप मतलब पगड़ी फाड़ कर उनको उस पगड़ी से चुन्नी के रूप में यूज़ करती थी। तो अभी वो क्या कर रहे हैं अभी, मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई जारी है या? उन्होंने उनके संघर्ष को देखिए, उन समस्याएं सिर्फ आपके साथ नहीं, उनके साथ भी है। जी। वो इत्तेफाक से 1 नंबर से रह गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगले हीट में हो जाएगा उनका सिलेक्शन। चलो हम भी उनको जो है कहीं न कहीं एक शुभकामनाएं देते हैं और हमारी तरफ से दुआ रहेगी उनके लिए कि उनका सिलेक्शन ज़रूर हो इस बार, ठीक है। तो और सर आपने अपनी तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखा? मतलब देखिए डीमोटिवेशन कहीं न कहीं आता रहता है दिमाग में, विचार है सर कहीं न कहीं बदलते रहते हैं विचार, तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? मतलब क्या सोच करके आप कंटिन्यू पढ़ाई को लगातार जारी रखा आपने? देखो डिमोटिवेट तो होते हैं जब हमारे नंबर नहीं आते हैं, जब हम टेस्ट देते हैं और इतना अच्छा नंबर नहीं आता है तो हो ये जाता है कि यार एक सवाल है जो हमें अक्सर आता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। जी। और एक और सवाल है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए कि हमारा ही सिलेक्शन क्यों होगा, हम में ऐसी क्या खास बात है कि हमारा सिलेक्शन होगा। 16 लाख जैसे पेपर देंगे बीएड का, तो हमारा सिलेक्शन क्यों होगा, हम में ऐसी क्या खास बात है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी तो कहने का मतलब है खुद का मूल्यांकन कहीं ना कहीं हमें ज़रूर करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों हो, तो मेरे में से क्या खूबी है। हाँ, मेरे में क्या खूबी है और मैं बाकी से क्या अलग सोचता हूँ, किस तरह से अलग करता हूँ, उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो क्या है। जी, तो आपने सुनील जी ये हमारे मित्र हैं और मैं इसीलिए इनको लेकर के आया था कि काफ़ी कम उम्र है इनकी और अभी अध्यापक है, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर एक बार जो अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा 2 लाइन आप बता दीजिए, उनको कैसे क्या मोटिवेट रखे, जो भी आपके मन में आता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई क्वेश्चन नहीं मेरी तरफ से, आप बता दीजिए उनको आपकी तरफ से क्या बोलना है जो अभी तैयारी कर रहे हैं रीट की। देखो मेरे हिसाब से तो सिलेबस बहुत बड़ा है इस बार, आराम से जो चीज़ें जो एग्जिट सिलेबस में है उनको अच्छे से कवर करो, उनके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो, उससे हमें पता चलेगा कि पेपर का लेवल कितना है, हमारा कितना है, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा माइंड इस तरह से प्रिपेयर था कि मेरे हाईएस्ट नंबर आए जितने भी टेस्ट दिए अब तक रीट में 138 नंबर, उससे पहले मेरा हाईएस्ट नंबर थे 136 उत्कर्ष वाले पेपर में 136 नंबर थे, उसके अलावा हाईएस्ट नंबर 138 आए। मतलब मेरा माइंड इस हिसाब से प्रिपेयर था कि मतलब एग्जामिनर कितना भी टफ पेपर बना दे, मेरा माइंड उसको उसको सॉल्व करने के लिए तैयार था। जी, तो बिल्कुल देखिए इस प्रकार से खुद को मोटिवेट रखा है और तैयारी जो है कंटिन्यू करी है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा बहुत सारे मुद्दे थे, हर एक के मुद्दे के बारे में हमने बात करी है, चाहे रूममेट से लेकर के हो, चाहे अपने फ्रेंड से लेकर के हो, चाहे गर्लफ्रेंड का जो ये मुद्दा हो। देखिए तमाम मुद्दे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल दुनिया है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और किस तरीके से खुद को मॉक टेस्ट दे करके हम अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।